आज बात होगी भारत पाकिस्तान के सीज फायर के पीछे के ट्विस्ट की। जी हां, ये सीज फायर अचानक हो जाना, जबकि पूरी तरीके से दोनों तरफ से संघर्ष चल रहा था, भारत लगातार हमले करके पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा था, तो अचानक ये सीज फायर क्यों हुआ? तो इसके पीछे आखिरकार अमेरिका ने क्यों इतना दबाव बनाना शुरू किया और अमेरिका क्यों चाह रहा था कि यह सीज फायर जल्दी से जल्दी हो जाए? तो इसके बारे में समझेंगे और यह भी समझेंगे कि इस सीज फायर के बाद क्या होने वाला है। क्या भारत की सेना बिल्कुल खामोश हो जाएगी? क्या भारत पाकिस्तान की कुछ शर्तों को मान लेगा? क्या भारत अमेरिका की कुछ शर्तों को मान लेगा? या ऐसा क्या होने वाला है? अब क्या ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये जारी रहेगा या इसे बंद कर दिया जाएगा? इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, उन्होंने अचानक ये कश्मीर का अलापना क्यों शुरू किया? क्यों उसके राग अलाप रहे हैं ट्रंप? इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इस सीज फायर के बाद पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं और क्यों पाकिस्तान को बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है। तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना ट्विस्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष लगातार चल रहा था। लगातार भारत फ्रंट फुट पे जा रहा था, पाकिस्तान को पीछे धकेल रहा था, पाकिस्तान के कई एयरबेस पे लगातार हमले कर रहा था और पाकिस्तान की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी थी। लेकिन अचानक सीज फायर की घोषणा हो जाती है और उस घोषणा के बाद पाकिस्तान में किस तरह का माहौल बना, पहले वो देख लीजिए, एक झलक देख लीजिए किस तरीके से लोग जश्न मनाते हुए दिखे। तो ये जश्न सीज फायर का नहीं था, बल्कि वहां की सरकार ने ये झूठ बोला कि हमने इस लड़ाई में, इस जंग में फतह हासिल कर ली है, हमने दुश्मनों के जो है छक्के छुड़ा दिए, हमने भारतीय सेना को घुटने पे ला दिया। ये तमाम कई तरह के प्रोपेगेंडा को फैलाया गया, लेकिन हकीकत क्या थी ये शहबाज शरीफ भी समझ रहे थे और ये सच्चाई मौलाना मुनीर को भी पता था कि हम लगातार अपने बेस को खोते हुए जा रहे थे। भारतीय सेना ने एलओसी पे कई चौकियां जो पाकिस्तान सेना की थी उसको उड़ा दिया था और उसके जो एयर बेस हैं उस पर लगातार हमले कर रहा था। अब इन हमलों से क्या हो रहा था? इन हमलों से यह हो रहा था कि जो पाकिस्तान के 4 से 5 एयरबेस ऐसे थे जो बुरी तरीके से इससे तबाह हो गए थे और वहां पर किसी भी तरीके से एयरफोर्स का ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता था। और सबसे बड़ी क्षति जो पहुंची थी वो पहुंची थी वहां पर नूर खान एयरबेस को। नूर खान एयरबेस पे तबाही मचने का जो परिणाम था वो ये था कि पाकिस्तान के लिए ये जो एयरबेस था बहुत एक्टिव एयरबेस था और यहीं से वो ज़्यादातर जो उनका संचालन हो रहा था, जो एयरफोर्स का संचालन हो रहा था एक्टिव मोड में, वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था नूर खान एयरबेस। इसके अलावा सरगोधा पर भी जो भारतीय सेना ने हमला किया, जो वायुसेना ने हमला किया, उससे भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। इसके अलावा अगर हम रफीक मुरीद की बात कर लें, चकलाला की बात कर लें या दूसरे जो भी एयरबेस थे जिस पर कि
जो पाकिस्तान के एयरबेस थे उस पर जो भारत ने हमले किए उससे काफी बौखलाया हुआ था। इसके अलावा जो उनके कई सैन्य ठिकाने थे, कई हथियारों का जखीरा था, उस पर भी ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो HQ-9 था, वो हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं और जो दूसरे मिसाइल जो हम यहां से फायर कर रहे थे उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा था। और इंटरसेप्ट नहीं करने के कारण पाकिस्तान को यह आभास होने लगा था कि हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर में इस जो हमारे पूरे सैन्य ठिकाने उसको तबाहो बर्बाद कर दे, हमारे सारे एयरबेस को बिल्कुल बर्बाद कर दे। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान में करीब 40 एयरबेस हैं, उसमें उसे भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक मेजर ऑपरेशनल एयरबेस है जहां से कि लगातार एयरफोर्स अपने काम को अंजाम देता है, वहां से उड़ान भरा जाता है। दूसरा है ऑपरेशनल एयरबेस होता है जहां पर जरूरत पड़ने पे जब मेजर ऑपरेशन से काम नहीं चलता है तो ये ऑपरेशन जो एयरबेस है उसको फिर लाया जाता है आगे। उसके बाद सैटेलाइट ऑपरेशन की बात हो जाती है। तो वहां पर क्या होता है कि जो हमारे यहां अगर आप देखें कि कई जो हमारे एक्सप्रेस वे हैं, जैसे आप यहां से बात कर लें, ताज एक्सप्रेस की बात कर लें या फिर लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात कर लें, तो वहां पे कई जगहों पर इस तरीके के व्यवस्था की गई है, वहां पे इस तरीके की सड़कें बनाई गई है जहां पर फाइटर प्लेन उड़ सकते हैं इमरजेंसी में और वहां से फिर फ्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो इमरजेंसी वाले होते हैं उसको जो है वो सैटेलाइट एयरबेस कहा जाता है कि वहां जरूरत पड़ने पे आपातकाल में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन 3 कैटेगरी वाले एयरबेस में से जो सबसे नंबर 1 वाले एयरबेस हैं, जो मेजर ऑपरेशनल एयरबेस हैं, वहां पर भारतीय सेना ने जबरदस्त प्रहार किया और कई एयरबेस ऐसे उन्होंने कर दिए अपने तमाम हमलों से कि वहां से किसी तरीके के ऑपरेशन को चलाया जाना लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा था। तो इससे पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ था। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर पाकिस्तान इतना घबराया हुआ था तो भारत सीज फायर पे क्यों तैयार हो गया, क्यों राजी हो गया? क्योंकि यह जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था भारत, तो उसे यही लग रहा था कि पहले वो तमाम उनके रडार सिस्टम को खत्म करेगा, एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करेगा, एयरबेस को बिल्कुल खत्म करेगा, उसके बाद हम असली युद्ध की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि भारत को एक बोनस मिला हुआ था जिस तरीके से वो इसकी सेना आगे बढ़ रही थी और जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही थी। तो अचानक फिर भारत बैकफुट पे क्यों आया? तो दरअसल इसमें बात यह थी कि जेडी वेंस का फोन आता है, फिर ट्रंप का फोन आता है, बातचीत होती है, यहां पर एस जयशंकर से बात होती है, यहां पर पीएम मोदी से बात होती है। उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि फिलहाल सीज फायर कर दी जाए। लेकिन भारत ने सीज फायर करने से पहले कुछ शर्तें अमेरिका के सामने रखी और यह कहा कि इन शर्तों को पहले पाकिस्तान से आप मनवाइए, तब हम जाकर के सीज फायर करेंगे। अब सीज फायर के पीछे की वजह क्या थी? तो उसके पीछे वजह यह थी कि जेडी वेंस ने यह फोन करके बताया कि उनके पास कुछ ऐसी खुफिया जानकारी है कि अगर यह युद्ध 2 दिन और चला तो पाकिस्तान फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगेगा और यह युद्ध एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच जाएगा। तो भारत की तरफ से यह पूछा गया कि आखिरकार यह नाटकीय मोड़ क्या है, नाटकीय अंजाम क्या है? तो अमेरिका ने यह तो नहीं बताया कि वो नाटकीय अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन इशारों में ट्रंप ने अपने बयान में भी कह दिया कि अगर यह जंग आगे बढ़ती है तो लाखों निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। अब लाखों निर्दोष लोग यानी कि जो आम सिविलियंस हैं उनकी मौत हो सकती है। तो बाद में ये जो कैलकुलेशन सामने आया वो यही था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करने की तैयारी में जुट गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब अगर आगे भारतीय सेना ने इसी तरीके से कार्रवाई जारी रखी तो 2 दिनों के अंदर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो किसी तरीके से भी युद्ध करने की हालत में नहीं रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान को यह भी पता चल गया था कि भारत का अगला टारगेट उनके वो तमाम न्यूक्लियर बेस हैं जहां से वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान बिल्कुल बौखलाया हुआ था, क्योंकि उसको लगता था कि यही न्यूक्लियर वेपन्स एक आखिरी उनका रामबाण है जिससे वो इस पूरे जंग की दशा को मोड़ सकता है।
लेकिन जब अमेरिका ने यह बात इशारों इशारों में कही तो भारत ने यह साफ कर दिया कि वो किसी न्यूक्लियर वार से डरते नहीं हैं और वो इसके खिलाफ भी माकूल जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए अगर कोई धमकी दे रहा है पाकिस्तान तो वो इस धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। इसके बाद अमेरिका ने यही सवाल आगे किया कि जो पाकिस्तान है उस पे अरबों डॉलर का कर्ज है, वो कर्ज आईएमएफ की तरफ से भी दिया जा रहा है, वो कर्ज खुद अमेरिका की तरफ से दिया गया है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिया गया है और कई डेवलप कंट्रीज हैं जिनका पैसा पाकिस्तान पर लगा हुआ है और वहां पर उन्होंने निवेश किया हुआ है। अगर न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाता है तो जाहिर सी बात है, अगर न्यूक्लियर अटैक पाकिस्तान करेगा तो फिर इंडिया को भी मजबूरी में ऐसा कुछ करना पड़ेगा और उसके बाद पाकिस्तान का जो वो नक्शे से वो गायब होने वाली बात कही जाती है, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। हर चीज वहां पर बर्बाद होती हुई नजर आएगी और इसके साथ ही जो अरबों डॉलर है, अरबों खरबों डॉलर का कर्ज ले रखा है पाकिस्तान ने, वो भी पूरी तरीके से डूब जाएगा। तो ये चिंता थी डेवलप्ड कंट्रीज की भी और यही चिंता थी आईएमएफ की, यही चिंता थी वर्ल्ड बैंक की, यही चिंता थी अमेरिका की। तो इसलिए अमेरिका ने कहा कि आप कृपया करके, उन्होंने रिक्वेस्ट किया भारत से कि इस युद्ध को जितनी जल्दी हो आप बंद कर दें, नहीं तो ढेर सारे जो नुकसान होने हैं वो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को ये नुकसान हो सकता है। तब जाकर के भारत ने ये कहा कि ठीक है हम युद्ध विराम कर देंगे, लेकिन पहले ये चीज जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से ये प्रस्ताव आना चाहिए, हम अपनी तरफ से प्रस्ताव नहीं देंगे। तब जाकर के अमेरिका ने ये प्रस्ताव दिया पाकिस्तान को कि जितनी जल्दी हो भारत के सामने घुटने टेको और अपने डीजीएमओ को कहो कि वो संघर्ष विराम के लिए रिक्वेस्ट करे भारत से। तब जाकर के डीजीएमओ ने ये रिक्वेस्ट की इंडिया से और इंडिया फिर इस रिक्वेस्ट को उसने मान लिया और ये एक बड़े हितों की रक्षा के लिए भारत ने ये तमाम मांगे मानी। लेकिन उन्होंने एक शर्त जरूर रख दी है, अमेरिका के सामने ये शर्त रख दी है कि अगर अब कोई भी किसी तरीके का अगर टेररिस्ट अटैक यहां पे होता है तो उसको भी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसके बाद फिर हम नहीं रुकेंगे। यही बात है और यही इसकी जो झलक है वो एयरफोर्स के मैसेजेस में भी देखने को मिला। एयरफोर्स ने साफ साफ लिख दिया अपने ट्विटर हैंडल पर कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा विराम है लेकिन अभी इसको खत्म ना माना जाए और साथ ही तमाम तरह की अटकलों से भी परहेज करने की सलाह दी गई है इस ट्विटर में। अब सवाल यह उठता है कि जब ऐसी बातें हो गई थी तो फिर जो 3 घंटे के अंदर सीज फायर का उल्लंघन हो गया, वापस से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आने शुरू हो गए, वापस से वहां से मिसाइल अटैक करने की कोशिश की जाने लगी, तो आखिरकार ऐसा क्यों? जब डीजीएमओ ने हार मान ली तब ऐसा क्यों हो रहा था? तो इसके पीछे वजह यह थी कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की जो सरकार है और जो वहां की मिलिट्री है, जो पाकिस्तान की फौज है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव था। क्योंकि शहबाज शरीफ ने खतरे को भांप लिया था और वो चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से सीज फायर हो जाए, क्योंकि इसके पीछे एक और बड़ी वजह थी कि आईएमएफ से उसे ताजा तरीन कुछ कर्ज मिले थे, 1 अरब डॉलर जो है वो तत्काल उसको डिसबर्स किया जाना था। इसके अलावा 1 अरब 30 करोड़ डॉलर आगे के दिनों में उनको डिसबर्स किया जाना था, 28 किस्तों में उनको डिसबर्स किया जाना था। तो अमेरिका ने यह शर्त भी रखी थी पाकिस्तान के सामने कि अगर आप अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो इन सभी कर्ज को डिसबर्समेंट से पहले रोका जा सकता है। तो शहबाज शरीफ ये नहीं चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि मुनीर को क्या इसके बारे में पता नहीं थी? मुनीर को भी इस बात की पता थी, लेकिन इस बीच लड़ाई में कूदता है चाइना के विदेश मंत्री की तरफ से यह बयान आ जाता है कि वो पाकिस्तान की संप्रभुता, सुरक्षा और सम्मान के प्रति जो इस्लामाबाद की प्रतिबद्धता है उसका वो समर्थन करते हैं। अब इसके पीछे की जो जियोपॉलिटिक्स थी वो ये थी कि चाइना ये नहीं चाहता था कि ट्रंप जो है वो शांति का मसीहा के रूप में देखा जाए।
ट्रंप को वो अमेरिका को ट्रंप को वो आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाह रहा था। इसलिए चाइना भी ये चाह रहा था कि संघर्ष विराम हो, लेकिन उससे पहले ये चाह रहा था कि वो ये दिखा दे कि चाइना के कारण ये संघर्ष विराम आगे बढ़ पाया, नहीं तो ट्रंप के कहने से संघर्ष विराम नहीं हो पाया था। और मुनीर भी जो थे उन्होंने समझा कि भाई अब चाइना हमारे साथ है तो क्यों ना अपने जो खीज है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुकी थी पाकिस्तान की जो फौज है, तो ये इस खीज को मिटाना चाह रहे थे ये मौलाना मुनीर। इसीलिए उन्होंने सीज फायर को थोड़ा किनारे किया और सोचा कि एक बार फिर हम कुछ करने की सोचते हैं। लेकिन आगे के 2 से 3 घंटे के अंदर में जब एक बार फिर भारत ने चेताया कि इस संघर्ष विराम की गंभीरता को समझे पाकिस्तान, नहीं तो भारत की सेना इसका फिर से माकूल जवाब देना जानती है। चूंकि भारत इस पूरी गंभीरता को समझ रहा था और जो अमेरिका ने जिस तरह की जानकारी दी थी उसका सम्मान भी कर रहा था भारत, और ये नहीं चाह रहा था कि इस तरह की कोई गतिविधि आगे बढ़े। उसके बाद अमेरिका ने एक बार फिर जब पाकिस्तान को डंडा किया, तब जाकर के पाकिस्तान की समझ में यह बात आई कि वाकई वो एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। तो वो जो वहां पर मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार के बीच का जो अपना जो द्वंद्व था, उसके कारण ये जो 3-4 घंटे जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ वो हो पाया। लेकिन जब उसकी गंभीरता को मुनीर ने भी समझा, तब जाकर के उसे लगा कि अब सीज फायर पे टिके रहना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो उसके अस्तित्व पर भी संकट आ सकता है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि चलो सीज फायर हो गया, तो ट्रंप ने आखिरकार ये कश्मीर का राग क्यों अलापा? तो उसके पीछे की भी राजनीति यही है कि पाकिस्तान ने यह कहा कि जिस तरीके से भारत की सेना बार बार चेतावनी दे रही है, उससे अब यह लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में यह पीओके पे हमला करके पीओके को अपने कब्जे में ले लेगी भारत की सेना। तो इससे हमारी रक्षा कराइए, क्योंकि हम फिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसके बाद ट्रंप ने उसे जब आश्वासन दिया कि नहीं, इस तरीके की कोई बात नहीं होगी, तो पाकिस्तान ने कहा कि इस पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आपकी तरफ से जाना चाहिए। उसके बाद ट्रंप ने यह ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि हजारों साल से चल रहा ये जो इतिहास है उसको उस पर मध्यस्थता करने के लिए अमेरिका तैयार है, और अमेरिका चाहता है कि कश्मीर विवाद का भी एक हल निकले, इसका एक कोई समाधान निकले। इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान खुश हो गया। उसे लगा कि अब ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की जो उसकी कोशिश थी पाकिस्तान की, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरीके से वो कश्मीर का विवाद अलापता रहा था, उसे एक प्लेटफॉर्म मिलता हुआ दिखा और वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया। तो इस तरीके से ये अगला स्टेप जो अमेरिका ने लिया, उसके कारण पाकिस्तान को थोड़ी सी सांस लेने की जगह मिल गई। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान अब अपनी हरकतें नहीं करेगा? क्योंकि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, जो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, अगर हम रक्षा मंत्री की बात करें, जो ख्वाजा आसिफ की बात करें, तो उनने एक बार फिर, जब ट्रंप का ये बयान आया, तो उन्होंने एक बार फिर बता दिया कि हम जो बातचीत करेंगे, जो 12 तारीख को जो डीजीएमओ लेवल पे बातचीत होनी है, जो मीटिंग होनी है, उसमें कश्मीर भी एक मुद्दा होगा, उसमें सिंधु जल समझौता भी एक मुद्दा होगा, उसमें आतंकवाद भी एक मुद्दा होगा। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि अगर कश्मीर की बात होगी, मुद्दा बनाना है, तो मुद्दा केवल पीओके होगा। भारत के जम्मू कश्मीर पे किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। अगर कश्मीर को मुद्दा बनाना है तो हम तैयार हैं, लेकिन मुद्दा केवल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ही होगा। और अगर सिंधु जल समझौता की बात करें तो सिंधु जल समझौता पर कोई बातचीत नहीं होगी। भारत अपने उसी स्टैंड पर कायम है कि अब वो सिंधु जल समझौता को नहीं मानता है। तो ये 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी गई है, और साथ ही ये भी क्लियर कर दिया गया है कि आतंकवाद पर भी बातचीत होगी, लेकिन बात इस तरीके से होगी कि अगर किसी तरीके का आतंकवादी हमला अगर दोबारा भारत पर किया जाता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसके आधार पर इस सीज फायर, अब सवाल ये उठता है कि ये जो चलो सीज फायर हो गया तो भारत को हासिल क्या हुआ? क्या ये कुछ हासिल करके वापस लौटे या क्या हुआ? तो इसके बारे में जो आधिकारिक बयान दिया गया वो यही है कि भारत
और भारत की सेना हमेशा से ही युद्ध नहीं चाहती थी। हमेशा से यही भारत की सेना चाहती थी और भारत की सरकार यही चाहती थी कि जो टेररिज्म चल रहा है, एक तरीके से जो पाकिस्तान ने उसे प्रश्रय दिया हुआ है, वहां पे जो टेरर कैंप्स हैं, वहां जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उसको नष्ट करना ही प्राथमिकता थी भारत सरकार की। जो उसने 6 और 7 की दरमियानी रात में जो उन्होंने हमला किया, जो वहां के 9 ठिकानों पे हमले करके जो पूरा नेस्तनाबूद कर दिया, तो कोर जो कह लें, जो उद्देश्य कह लें, वो यही था कि उस तमाम जो टेररिज्म को खत्म करना, और उसमें पूरी तरीके से भारत की सेना सफल रही। इसके अलावा जिस तरीके से ब्रह्मोस का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, उससे भी तमाम जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति हो गई। इसके अलावा इस अटैक के दौरान भी कई टेररिस्ट जो कैंप हैं उस पर भी हमले हुए, उनके मिलिट्री बेस पर भी हमले हुए, और खास करके उन मिलिट्री बेस को चुना गया जहां से इन टेररिस्ट को सहायता दी जाती थी, उनको ट्रेनिंग के लिए तमाम सुविधाएं दी जाती थी। तो ऐसे ठिकानों को जानबूझ करके चुना गया और उसमें सफलता मिली। और इस सफलता के बाद भारत भी नहीं चाहता था कि इस युद्ध को आगे बढ़ाया जाए, इस युद्ध को उस जगह तक लेके जाया जाए जिससे कि निर्दोष लोगों की जान जाने लगे। क्योंकि इस जो पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमले हुए उसमें भी करीब 25 से 30 जो स्थानीय निवासी थे, पूंछ और राजौरी और इनके आसपास के इलाके में रहने वाले लोग, उनकी मौत हो गई। तो ये भारत नहीं चाहता था कि इस तरीके से ये संघर्ष जो है पूरी तरीके से युद्ध में बदले और उसके खतरनाक परिणाम देखने को मिले, और खास करके तब जबकि ये युद्ध धीरे धीरे न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। तो दक्षिण एशिया में शांति और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के बाद भारत खुद भी नहीं चाहता था कि इस युद्ध को आगे बढ़ाया जाए, और यही वजह थी कि सीज फायर को किया गया। और इस सीज फायर के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। क्योंकि जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने अपने राष्ट्र संबोधन के दौरान जो तमाम दावे किए कि उन्होंने फतह हासिल कर लिया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर लिया, जो तमाम खोखले दावे किए, तो वो जिस तरीके से गुमराह कर रहे हैं अपनी जनता को, ये भी थोड़ी चिंताजनक बातें हैं। क्योंकि वो अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आ रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको पता है कि उनके साथ क्या हुआ है, भारतीय सेना ने किस तरीके से उनके दांत खट्टे किए हैं। ये तमाम जानकारी उनको भी है, और वो भी जान रहे हैं कि चलो भैया किसी तरीके से फुर्सत मिली। और जिस तरीके से उन्होंने 8 देशों को थैंक यू बोला, चाहे वो अजरबैजान हो, चाहे तुर्की हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरब हो, जो 8 देशों को जिस तरीके से वो थैंक यू बोल रहे थे, उससे साफ साफ लग रहा था कि उनको भी लग रहा था कि जान बची तो लाखों पाए। क्योंकि वो लगातार इन देशों के संपर्क में थे कि अगर मैं एक तरफा युद्ध विराम कर दूंगा तो मेरी फजीहत हो जाएगी, मेरी जो आवाम है यहाँ की वो हमारे खिलाफ तो पता नहीं क्या बगावत कर देगी। तो वो ये चाह रहे थे, जो शहबाज शरीफ है वो ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से ये देश बीच में आकर के किसी तरीके से युद्ध विराम करा दें। ईरान ने भी पेशकश की, सऊदी अरबिया ने भी पेशकश की, और उसके बाद अमेरिका ने पेशकश की। उसके बाद जाकर के ये चीज़ें ठंडी पड़ी। अब जाकर के उनकी जान में जान आई है, तो बड़े बड़े बोल निकल रहे हैं, लेकिन हकीकत उन्हें भी पता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।